हेलो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है CMP सिग्नलिंग। CMP सिग्नलिंग के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। और CMP सिग्नलिंग जो हमें आपको बता रहे हैं ये बच्चों आपके GPCR सिग्नल के अंदर आती है। सेल सरफेस रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसके अंदर CMP सिग्नलिंग होती है। देखिए, CMP की फुल फॉर्म हम जब पढ़ते हैं तो साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। क्या है? एक सेकेंडरी मैसेंजर है ये आपका। और जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं उनके पास पावर होती है, वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से वन साइड से दूसरी साइड पर अदर साइड पे क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, अदर साइड पे मूव कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर के अंदर ये पावर होती है, डिफ्यूजिंग पावर होती है, वो मूव कर सकते हैं साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह। अब क्वेश्चन ये आता है कि CMP बनता कैसे है? तो एक एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म की साइड, वहां पर ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम ATP को तोड़ता है किसमें? CAMP में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये CMP हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर, हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर CMP का काम क्या है? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाया जाता है। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में इस CAMP का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो CMP एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो नॉन स्टेरॉयड या कह सकते हो सेल सरफेस जो सिग्नलिंग है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे ही CMP एक्टिवेट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा और ग्लाइकोजन जो ब्रेकडाउन होगा हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर, वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बनता कैसे है ये भी एक क्वेश्चन है। तो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है CMP को सिंथेसिस करवाने में, जो कि ATP को CMP में तोड़ता है। अब देखिए कैसे काम करता है, कैसे ये फंक्शन करता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर ये GPCR है, ये GPCR है। और GPCR के थर्ड डोमेन पर जो इस पर यहाँ पर क्या होता है? G अल्फा प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? G अल्फा प्रोटीन होती है। जैसे ही कोई लिगेंड यहाँ पर आके बाइंड होता है, हार्मोन्स या कोई भी बाइंड होता है, केमिकल हो या गैस हो, जैसे ही यहाँ पे बाइंड होता है इस GPCR के अंदर मॉडिफिकेशंस होती है। जब इस GPCR के अंदर मॉडिफिकेशंस होती है तो इस G प्रोटीन के अंदर भी मॉडिफिकेशंस होती है। और G अल्फा की जो S वाली यूनिट होगी, कौन सी यूनिट? S वाली यूनिट होगी, ये एक्टिवेट हो जाती है। ये क्या हो जाता है आपका? एक्टिवेट हो जाती है। जब G अल्फा यूनिट एक्टिवेट हो जाती है बीटा और गामा से अलग होके मोनोमेरिक फॉर्म में GTP बाउंड, तो आप कह सकते हो उसकी S यूनिट एक्टिवेट होती है। और जब S यूनिट एक्टिवेट होती है तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करती है। और एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करता है? ATP को तोड़ता है किसमें? CAMP में। ATP को किसमें तोड़ता है? CAMP में। और CMP क्या है? मैंने अभी बताया आपको, CMP एक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये डिफ्यूज हो जाएगा यहां से और कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में यहाँ पर CAMP आ जाता है। दिस इज द CMP। ये क्या है? CMP है।
साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है प्रोटीन काइनेज ए। क्या एंजाइम है? प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए। जो प्रोटीन काइनेज ए होता है, इसकी दो होती है रेगुलेटरी यूनिट और दो ही होती है इसकी कैटालाइटिक यूनिट। दो ही होती है इसकी कैटालाइटिक यूनिट इस प्रोटीन काइनेज ए की। जो रेगुलेटरी यूनिट होती हैं वो इस कैटालाइटिक यूनिट को नेगेटिवली रेगुलेट करती है। इट मींस अगर रेगुलेटरी यूनिट इस कैटालाइटिक यूनिट्स के साथ बाइंड है तो ये प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट होने के लिए रेगुलेटरी यूनिट को अलग होना है, कैटालाइटिक यूनिट को अलग होना है। तो यहां पर जो आपका CAMP है, ये CAMP रेगुलेटरी यूनिट पे आके बाइंड होता है। इट मींस एक रेगुलेटरी यूनिट पर दो CAMP बाइंडिंग साइट हो, दो इस पे हैं, दो इस पे हैं, तो टोटल रेगुलेटरी यूनिट पर 4 बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं CAMP के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही CAMP इस रेगुलेटरी यूनिट से बाइंड हुआ है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होगी और जैसे ही मॉडिफिकेशंस होगी तो आपकी जो कैटालाइटिक यूनिट है, जो कैटालाइटिक यूनिट है वो रेगुलेटरी यूनिट से क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। तो कैटालाइटिक यूनिट आपकी क्या हो चुकी है? सेपरेट हो चुकी है। ये कैटालाइटिक यूनिट कहां जाएगी? न्यूक्लियस में जाएगी। दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? ये न्यूक्लियस है। ये कैटालाइटिक यूनिट कहां जाएगी? आपकी न्यूक्लियस में जाएगी। तो ये आपकी कैटालाइटिक यूनिट जो है कहां पहुंच चुकी है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में DNA है, यहां पर होते हैं CRB, CREB। इनका मतलब क्या है? CAMP रेस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन, CAMP रेस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन। ये कैटालाइटिक यूनिट इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगी CREB के साथ। CREB आप कह सकते हो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जैसे ही CREB को फॉस्फोराइलेट करवाया, जैसे ही इसको फॉस्फोराइलेट करवाया, क्योंकि जो प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम होता है ये बेटा आपका सीरीन और थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम है। सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम है, ध्यान रखना आप। तो जैसे ही CREB को फॉस्फोराइलेट करवाया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, ये जाके किससे बाइंड होगा? जो CRE होता है, साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट। साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट इसके साथ जाके बाइंड होगा, इसके प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होगा। प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होगा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे ही CREB इसके साथ जाके बाइंड होता है तो साइक्लिक AMP की रेस्पॉन्स में जो भी जीन एक्सप्रेशन होता है वो जीन एक्सप्रेशन जाके क्या हो जाता है? आपका स्टार्ट हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाता है आपका? वो स्टार्ट हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो CREB जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये काम करता है इस CREB के प्रोमोटर रीजन पर बाइंड होने का। जैसे ही वहां पे बाइंड हुआ तो CAMP की रेस्पॉन्स में जो भी जीन एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो जीन एक्सप्रेशन की मैंने बात की है, वो जीन एक्सप्रेशन क्या है वो हमने देखना है। तो जाहिर सी बात यह है कि हमारा क्या हुआ है? प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम ये एक्टिवेट हुआ है। ये एक्टिवेट हुआ है मतलब इसकी कैटालाइटिक यूनिट क्या हुई है आपकी? ये एक्टिवेट हुई। और मैंने कहा ये एक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम है। तो ये क्या करेगा? ये फॉस्फोराइलेट करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, फॉस्फोराइलेशन किसको करेगा? किसको करेगा? फॉस्फोराइलेज काइनेज को। फॉस्फोराइलेट काइनेज को ये क्या करेगा? आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देगा। इसको फॉस्फेट ग्रुप ये अटैच कर देता है किस पर? फॉस्फोराइलेट काइनेज पर ये अटैच कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही फॉस्फोराइलेज काइनेज यहां पर आपका एक्टिवेट हुआ, ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन
फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर देगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को क्या कर देगा, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देगा। इट मीन्स ये भी काइनेज एंजाइम है, तो इस पर ये क्या कर देगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप जो है ये आपका अटैच कर देगा। इस पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पर कौन अटैच करेगा, फॉस्फोराइलेट काइनेज। फॉस्फोराइलेज काइनेज, टी नहीं है, ये एस है, फॉस्फोराइलेज काइनेज इसको क्या कर देगा, आपको फॉस्फोराइलेट कर देगा। किसको, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आपका एक्टिवेट हो चुका तो ये क्या करेगा, ये आपके ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर इसको ये तोड़ देगा। ग्लाइकोजन को किसको तोड़ देगा, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर तोड़ देता। ध्यान रखना, जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन चुका है तो इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम किस में तोड़ देगा, आपका ग्लूकोज के अंदर तोड़ देगा। किसके अंदर तोड़ देगा, ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। तो इस टाइप से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, इस टाइप से ग्लाइकोजन जो मेटाबॉलिज्म है वो यहां पर होता है। तो जीन एक्सप्रेशन की जो हमने बात की है वो जीन एक्सप्रेशन ये हो रहा है। जीन एक्सप्रेशन सीएमपी के रेस्पॉन्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना, ये एक रेस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएमपी के रेस्पॉन्स में यही होता है। सीएमपी के रेस्पॉन्स में और भी बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप कहोगे सीएफटीआर को हाइपर एक्टिवेट करेगा, सीएफटीआर सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज होती है उसको एक्टिवेट करेगा। दूसरा जो सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम प्रोटॉन जो एक्सचेंजर है उसको एक्टिवेट करेगा। तो बहुत सारे इसके रेस्पॉन्स हैं, वो इसको आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसको प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। तो ये सीएमपी का पाथवे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिंपल सा मैंने आपको समझाया है। अब देखिए, जो प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम हमने बोला है, समझने के लिए आपको समझ में आ रहा है कि इसकी 2 यूनिट होती हैं, रेगुलेटरी, और 2 ही होती हैं कैटालाइटिक। वो एक दूसरे को बाइंड है, मतलब रेगुलेटरी यूनिट, ये वाली यूनिट इस कैटालाइटिक यूनिट को नेगेटिवली रेगुलेट करती है। जब तक इसके साथ ये बाइंड है तब तक कैटालाइटिक यूनिट जो है वहां पे एक्टिवेट नहीं हो सकती। और जब तक कैटालाइटिक एक्टिवेट नहीं होगी यूनिट, वो आपका न्यूक्लियस में नहीं जाएगी और जीन का एक्सप्रेशन वहां पर नहीं होगा। और जीन का एक्सप्रेशन होने के लिए प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेट होना जरूरी है। प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेट होना जरूरी है। तो कई बार हमारा इसमें केस पूछ ले जाता है कि प्रोटीन काइनेज ए के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन वाला केस पूछा जाता है कई बार हमें कि क्या क्या म्यूटेशन में पूछा जाता है। पहला मैं ये कहता हूं कि मान लो कैटालाइटिक यूनिट के अंदर म्यूटेशन हो गया है, कैटालाइटिक यूनिट के अंदर म्यूटेशन हो गया है। अगर कैटालाइटिक यूनिट के अंदर म्यूटेशन हो गया है तो ये न्यूक्लियस में नहीं जाएगी, और जब न्यूक्लियस में नहीं जाएगी तो जीन्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। ध्यान रखना, जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कह सकते हो परमानेंटली इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि कैटालाइटिक के अंदर म्यूटेशन होना ये अपने आप में एक मैसेज दे रहा है कि आगे मैसेज जो है, जीन एक्सप्रेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, तो परमानेंटली इनएक्टिव रहेगा। तो नंबर 1 केस क्या हो गया, अगर कैटालाइटिक यूनिट के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उस केस में परमानेंटली इनएक्टिव रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, परमानेंटली इनएक्टिव रहेगा, एक केस। दूसरा केस मैं ये कह रहा हूं कि रेगुलेटरी यूनिट के अंदर म्यूटेशन हो जाए, सीएमपी बाइंड हुआ, कैटालाइटिक यूनिट अलग होगी, सेपरेट हो चुकी, अब रेगुलेटरी यूनिट के अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। और जब रेगुलेटरी यूनिट के अंदर म्यूटेशन होगा तो कैटालाइटिक आपकी सेपरेट रहेगी, उसके साथ बाइंड नहीं हो सकती। और जब कैटालाइटिक आपकी सेपरेट रहेगी तो उस केस में जीन एक्सप्रेशन रेगुलरली चलता रहेगा। दोनों केस हो गए, अगर कैटालाइटिक के अंदर है तो परमानेंटली इनएक्टिव हो गया, अगर रेगुलेटरी के अंदर है तो आप कह दोगे कि परमानेंटली क्या हो गया, आपका वो एक्टिव हो गया। ये आपका सेकंड केस है। अगर तीसरी बात करूं मैं कि जो इस रेगुलेटरी यूनिट की बाइंडिंग साइट्स है,
रेगुलेटरी यूनिट्स की बाइंडिंग साइट्स हैं फॉर CAMP, अगर ये म्यूटेट हो जाए, रेगुलेटरी यूनिट्स पर जो बाइंडिंग साइट्स है CAMP के लिए अगर ये म्यूटेट हो जाए तो उस केस में भी कितना भी CAMP हो ऊपर से बन रहा हो, वो वहां पर आपका एक्टिवेट नहीं होगा, ये यूनिट आपकी एक्टिवेट नहीं होगी, मतलब जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर और में फोर्थ केस पढ़ सकते हैं, फोर्थ केस हम ये कह सकते हैं इसमें कि जैसे मैंने कहा अगर रेगुलेटरी यूनिट आपकी म्यूटेट हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, और जब जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, और जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो हमारी बॉडी में कई सारी डिफिशियंसी हो सकती है या हो जाती है। तो ये 4 केस आपको म्यूटेशन के यहाँ पे ध्यान रखना है। बाइंडिंग साइट्स आपको ध्यान रखनी है, एक रेगुलेटरी यूनिट्स पर 2 होती है और CAMP, तो 2 पे क्या होगी, 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं CAMP के लिए। ये सारा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये रेगुलर आपकी सिग्नलिंग चल रही है, अगर आप इस सिग्नलिंग को रोकना चाहते हैं, आप इस सिग्नलिंग को बंद करना चाहते हैं, तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज देख सकते हो, क्या क्या संभावनाएं देख सकते हो, कैसे इसको बंद कर सकते हो। तो 3 तरीके से आपको इसको सोच सकते हो, बंद कर सकते हो। पहला क्या है, पहला केस BARK एंजाइम, BARK एंजाइम, इसका मतलब क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज, ये एंजाइम है जो कि कहां पाया जाता है, साइटोसोल में पाया जाता है। यहां पर BARK एंजाइम कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज एंजाइम कहां पाया जाता है, ध्यान रखना, ये पाया जाएगा कहां बेटा, आपका साइटोप्लाज्म। और ये क्या करता है, काइनेज एंजाइम है तो इसके C टर्मिनल पे यहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देगा बार्क एंजाइम जो है। और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप यहां पर अटैच होता है C टर्मिनल पे, ऐसे ही एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है अरेस्टिन प्रोटीन। क्या नाम है, अरेस्टिन प्रोटीन। ये अरेस्टिन प्रोटीन यहां पे जाके बाइंड हो जाएगी, यहां पे जाके बाइंड हो जाएगी, और G प्रोटीन को यहां से क्या करेगी, हटा देगी, सेपरेट कर देगी, यहां से हटा देगी, रिप्लेस कर देगी, और खुद वहां जाके बाइंड हो जाती है। इट मींस जब भी C टर्मिनल का फॉस्फोराइलेशन होता है, उस केस में अरेस्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी इस GPCR रिसेप्टर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अरेस्टिन प्रोटीन वहां जाके बाइंड हो जाएगा और G प्रोटीन को वहां से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। और जब G प्रोटीन आपकी एक्टिवेट नहीं हुई है तो आपका AC एंजाइम, एडिनालेट साइक्लेज एंजाइम भी एक्टिवेट नहीं होगा, और जब एडिनालेट साइक्लेज एंजाइम भी एक्टिवेट नहीं होगा तो उस केस में ATP जो है वो CAMP में नहीं टूटेगी, और आगे की प्रोसेस क्या हो जाती है, आपकी ब्लॉक हो जाती है। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, मैंने अभी कहा आपसे कि बार्क एंजाइम यहां पर फॉस्फोराइलेट करता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है, और अरेस्टिन प्रोटीन वहां जाके बाइंड होती है। ठीक है, जब अरेस्टिन प्रोटीन वहां जाके बाइंड होती है तो इस लिगेंड का और इस रिसेप्टर का, दोनों का एंडोसाइटोसिस फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती है। मतलब अरेस्टिन प्रोटीन का बाइंड होना, इसका मतलब सिग्नल है कि इस प्रोटीन का क्या होगा, इस रिसेप्टर और लिगेंड का क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगा। और जब एंडोसाइटोसिस होता है रिसेप्टर और लिगेंड का, इस रिसेप्टर और लिगेंड का एंडोसाइटोसिस होता है, कहां जाते हैं, लाइसोसोम। और लाइसोसोम में जाने के बाद जो ये लिगेंड है ये क्या हो जाता है, आपका डिग्रेड हो जाता है। लिगेंड क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और रिसेप्टर लाइसोसोम से वापस जो है वो कहां हो जाएगा, वो रिसाइकल हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो अरेस्टिन प्रोटीन रिसेप्टर और लिगेंड दोनों का एंडोसाइटोसिस करवाता है, और लाइसोसोम में जाने के बाद रिसेप्टर और लिगेंड दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लिगेंड वहां पे डिग्रेड हो जाएगा, जो भी था यहाँ पे, केमिकल मान लीजिए, हार्मोन मान लीजिए, और रिसेप्टर क्या हो जाएगा, आपका रिसाइकल हो जाता है, रिसेप्टर आपका रिसाइकल हो जाता है। ये दूसरा केस है जिसकी साइड वजह से हम
इस सिग्नलिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तीसरा केस देखिए, जो ये CMP बना है ये रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को एक्टिवेट करवाने में। CMP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम एक्टिवेशन। इस CMP को हम क्या करते हैं, 5-AMP में तोड़ देते हैं। किस एंजाइम की हेल्प से? CAMP फॉस्फोडाइएस्टरेज। इस एंजाइम की हेल्प से ये CMP किस में तोड़ दिया गया? 5-AMP में। और 5-AMP के पास पावर नहीं है, इसके पास इतना पावर नहीं है कि ये इस प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को एक्टिवेट करवा सके। इट मींस रेगुलेटरी यूनिट पर जो बाइंडिंग साइट है वो किसके लिए है? CMP के लिए। तो 5-AMP यहाँ पे बाइंड हो नहीं सकता। जब यहाँ पे बाइंड नहीं होगा तो कैटालाइटिक यूनिट सेपरेट हो नहीं सकती, और जब कैटालाइटिक सेपरेट यूनिट नहीं हो सकती तो जीन एक्सप्रेशन आगे स्टार्ट नहीं होगा। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी साइड वजह से या जिसके हिसाब से आप इस सिग्नलिंग को रोक सकते हो, इस सिग्नलिंग को ब्लॉक कर सकते हो। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये हमारी बात हो रही थी हेपेटोसाइट सेल्स की। तो लीवर में हेपेटोसाइट सेल्स हैं, वहां पर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अगर यही मैं बात कर दूं बोन्स की, यही मैं बात कर देता हूं बोन्स की, तो बोन्स में जो पैरा हार्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस होगा। जीन एक्सप्रेशन किसका होगा? पैरा हार्मोन्स का होगा, और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि अलग अलग तरीके से ये जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। अगर लीवर में है तो ये काम कर रहा है, बोन्स में है तो पैरा हार्मोन्स का काम करेगा, हार्ट में है तो कोई दूसरा काम करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात माइंड में याद रखें कि CMP का लेवल नॉर्मल है तो ये काम चल रहा है। बाई चांस अगर CMP का लेवल यहाँ पर हाई हो जाता है, ATP से CMP का लेवल हाई हो जाता है, उस केस में आपको याद रखना है ये पाथवे तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ में और दूसरे पाथवे भी चल सकते हैं, और वो पाथवे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो पाथवे आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्ट्यूसिस टॉक्सिन और कोलेरा टॉक्सिन का केस पढ़ेंगे, जो कि CMP से डायरेक्ट रिलेट है, जो कि CMP से लेवल को अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो क्या होता है, और थोड़ा सा घटता है तो उसके लेवल से क्या होता है। हाइपर एक्टिवेशन और हाइपो एक्टिवेशन दोनों केस हम CMP के लेवल में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको ये अच्छे से करके करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।